चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और क्वेश्चन नंबर 16 से पहले, क्योंकि अब मैंने अभी अब बेसिक सवाल प्रैक्टिस नहीं करवा रहा ज्यादा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने प्रैक्टिस की होगी। अच्छा, एक मैं बात ना डेप्रिसिएशन के बारे में करने लगा हूं। ये वो बात है जो आपको पता है। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन होगी। ऐसे सवाल को जनरली क्वेश्चन कहेंगे जो डेप्रिसिएशन हमें चाहिए होती है, गिवन हो। दूसरे नंबर पे अगर नहीं गिवन तो आप देखना कि क्या क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस हैं, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लो। बनाना आता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट? मैं अभी सादा अकाउंट बनवाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनवाऊंगा। ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, यहां पर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो सारी चीजें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं जिसे हम कहते हैं कि एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम एक एंट्री पास करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपीई, वो मैं डिफरेंट कलर में लिख देता हूं। तो ये चीज ऐसी है कि बहुत अगर क्वेश्चन के अंदर आए तो शायद हमें लिखनी पड़ जाए, वरना नॉर्मल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाकर आप लोग डेप्रिसिएशन फाइंड कर ले। और ये चीजें आपको ना याद होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां से मिलती है। ये जो लेजर्स होते हैं ना, ये वो जगह है जहां से आप इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, कभी कभी ऐसे होता है कि क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर ही नहीं होता। तो तीसरा नंबर होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं है, तो इसका खास मतलब है कि आपके जो अकाउंट्स है वो बुक वैल्यू पे बने। आप बना लोगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपका यहां पर ब्रॉड डाउन आता है किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। यहां पर एडिशन आता है जिसको कैश के नाम से लिखते हैं। और जो एसेट बेचते हैं उसको क्रेडिट साइड। बाकी भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा वहां पर जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें। अभी मैं आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा हूं। वैसे भी आपको पता है पीपीई किसी भी वजह से डेबिट होगा तो डेबिट साइड पर आएगा, चाहे वो कोई भी वजह है। और अगर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा। उसके बाद यहां पर हम कैरी डाउन लिखते हैं, और आपको पता है जब डेप्रिसिएशन भी यहां पर आएगा। ऐसा कब करना है? अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, क्वेश्चन के अंदर ना गिवन है, ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, तो आप फिर पीपीई का लेजर बना लें। उसके बाद नंबर 4, बहुत रेयर केसेस में आपको डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग करनी पड़ती है। याद है इस वर्किंग को क्या कैसे करते हैं? ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल, फिर एडिशन और डिस्पोजल अलग अलग। कभी कभार एक दफा ऐसा हुआ है, और मोस्टली जब फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो बनाना हो तब ऐसा होता है, वरना ऊपर वाले तीनों में से ही कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता। पांचवें नंबर से वो हम लिखते ही नहीं है, क्योंकि जब भी पांचवें नंबर से डेप्रिसिएशन आती है आपसे फाइंड ही नहीं होती। पता नहीं, हालांकि सबसे आसान है लेकिन आपसे फाइंड नहीं होती, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। कहते हो तो लिख देता हूं, कॉमन सेंस। मिटा दूं ना? कभी कभार ऐसा होता है कि ना लेजर कोई जुगाड़ शुगाड़ से नजर आ रही होती है कि ये वाला डिफरेंस या इस तरह से करेंगे, ये डेप्रिसिएशन ही है। ठीक है, वो सवाल की रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट से पता चल जाता होता है। ठीक होगी बात? हाँ जी। तो डेप्रिसिएशन अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम, हिंट है, तरीके नहीं हिंट है, यहां से आप डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हो।
उसके बाद ये चीजें ना आप अपनी कोई समरी या नोट्स बनाओ कैश फ्लो के, जहां पर ये चीजें आपने जाकर लिखनी होती है। इंटरेस्ट पेबल के बारे में हमने बात की थी, क्या बात की थी इंटरेस्ट पेबल के बारे में, कि इंटरेस्ट पेबल का अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो तो लेजर बना, और अगर नहीं ओपनिंग क्लोजिंग गिवन तो डायरेक्ट। उसके इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल, इनके लेजर हमने सीखे। चलिए कैपिटल का भी लेजर हमने सीख लिया। उसके बाद दो लेजर मैं आपको वैसे बनवा देता हूं, हमें बाद में चाहिए तो होंगे, तो अभी बना लेते हैं। पीपी के लेजर्स बनाने की तब जरूरत पड़ती है अगर उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो ना, किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, उसके खरीदने की या बेचने की, तो पीपी का लेजर बना लिया। किसी भी नॉन करंट एसेट का, नॉन करंट एसेट के लेजर भी दो तरह से बनते हैं, या तो कॉस्ट पे बनते हैं या बुक वैल्यू पे बनते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कॉस्ट पे बनाना है या बुक वैल्यू पे बनाना है? हमें कैसे पता चलेगा कॉस्ट पे बनाना है या बुक वैल्यू पे बनाना है? अगर क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो कॉस्ट पे बनेगा, और अगर नहीं है बुक वैल्यू का तो हम अभी अभी बना कर आए हैं, ये वाला बुक वैल्यू का तो हम अभी अभी बना कर आए। अब यहां पर हम कॉस्ट का भी बना लेते हैं। कॉस्ट का लेजर हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बात यहां पर ब्रॉड डाउन कॉस्ट पे आएगा, कैपिटल, पेबल, एक्सचेंज, रिवैल्यूएशन सरप्लस, कैश एंड बैंक। क्रेडिट साइड पर अगर हम जाएं तो क्या क्या आ सकता है जनाब? डिस्पोजल, accumulated depreciation, revaluation loss, impairment loss, drawings carried out। ये सब कुछ नहीं आता, जो आएगा वो लिख लेंगे। किसी भी वजह से हमारा पीपीई डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। अब देखें, आप बताएं किसकी बात की आपको नहीं समझ लगी इसमें से? लेकिन पहला कैपिटल है, इसका मतलब है ओनर ने या आप जो एसेट लेकर आए हो उस बंदे को आपने शेयर दे दी, तो पीपीई डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। एक दफा पेपर में ये सवाल भी आया। ठीक, पेबल उधार पे लेकर आए हो, एक्सचेंज पुराना एसेट देके नया एसेट ला रहे, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस, पीपीई डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और कैश एंड बैंक, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर डिस्पोजल, जो एसेट बेचा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन की क्या एंट्री पास होती है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट। फिर रिवैल्यूएशन लॉस, इंपेयरमेंट लॉस, ड्राइंग्स, अगर कोई एसेट ऑनर लेकर चला है, ठीक होगी बात, और फिर कैरिड ऑन, डन। अब ये सारा कुछ नहीं आएगा पेपर में। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता क्या आ जाएगा? सिर्फ ये वैल्यू कैश फ्लो है ये। इस पूरे के अंदर अगर आप कैश फ्लो देखो तो इस लेजर से कैश फ्लो हो जाएगा उधार में खरीदा हुआ एसेट, तो कैश आउट हुआ ही नहीं। ये कॉमन सेंस से टॉपिक हो जाता है। अब एक बात और इंटरेस्टिंग सुने, एक्सचेंज के बारे में। मैंने एक्सचेंज को भी निकाल दिया इसमें से। एक्सचेंज के बारे में यहां पर लेजर में वो आएगा, लेकिन कैश फ्लो में क्या आएगा ये नहीं।
आ भी सकता है और अगर एक्सचेंज के बदले आपने कोई कैश दिया है वो अलग से लिख लेना, इसके अलावा लिख लेना, और अगर लिया है तो भी इसके अलावा लिख लेना। तो एक्सचेंज को डील इधर आएगा, ये नहीं कहना कि हम तो उसको अलग से डील करें, लेजर में तो आएगा, ऐसे डेबिट तो हुआ है, तो लिख लो नोट एक्सचेंज का, इन केस ऑफ एक्सचेंज in case of exchange only cash transaction recorded in cash flow, only कैश फ्लो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, अगर हमने कैश दिया तो उतना आउटफ्लो कर दो, अगर कैश लिया तो उतना ही। हाँ, लेजर में पूरी अमाउंट से आएगी, ओरिजिनल कौन से, क्योंकि वहां पीपी डेबिट हो रहा है, इधर भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक होगी बात। अच्छा, बुक वैल्यू पर भी सारी चीजें ये आएंगी, देखना उसका ब्रॉड ऑन बुक वैल्यू पे, कैरिड ऑन बुक वैल्यू पे, डिस्पोजल बुक वैल्यू पे, और लेजर डेप्रिसिएशन भी उसके अंदर आती। ठीक है, इसलिए बुक वैल्यू का लेजर बनाने की जरूरत हमें नहीं, ये सारी बातें वही उसकी। हाँ, रिक्लासिफिकेशन भी इसमें आ सकता है। रिक्लासिफिकेशन का मतलब कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को दे दिया तो क्रेडिट कर दो, ले लिया तो डेबिट कर दो, लेकिन वो क्या कैश फ्लो है या नहीं, वो भी कैश फ्लो नहीं है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ना वहां से इंक्रीज तो ले देते हैं, बाद में वो एंड पे बताता है कि जो इसके अंदर इंक्रीज आ रहा है ना, उसमें जो 500 भी हमने दिए ही नहीं, तो फिर वो 500 हमारा कैश फ्लो नहीं होगा। ओके होगी बात। चले, अच्छा मैंने क्या आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो चीज नहीं आनी है वो लिखवा दी थी, कैश, बैंक, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, वो लाजमी, ये सारी चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको सवाल हल करने में बहुत हेल्प करेंगे। चल, आज की एक्स्ट्रा बातें बस इतनी, हम क्वेश्चन पे जाने लगे, और अब हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल मैं आपको एक आखिरी लेजर बनवा दूंगा 2-4, इसके अलावा बस अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, और हमारी कोशिश है कि आपके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मैं डेली के आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वो छोटे छोटे सवाल होते हैं, इसके ज्यादा नहीं होते। और इवन के एक पास पेपर का मैं अभी 8 नंबर का आपको सवाल दिखाता हूं तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो उसमें से ना एक ऐसी चीज है जो अभी हमारी वो प्रैक्टिस नहीं, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, फिर पास पेपर के सवाल पे ले चलता हूँ। हाँ, मैंने बताया था कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कैश, बस इतना ही काफी है जी जनाब। नॉर्दर्न लिमिटेड है, सेल्स रेवेन्यू 490, एडमिन कॉस्ट 86, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 78, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, काम की चीजों को देखते जाओ ध्यान से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स। फिर आगे चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो कहते हैं नॉन करंट एसेट, नीचे जाकर देखो, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक, शेयर कैपिटल, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन है आपके पास, टैक्स, ट्रेड पेएबल, टैक्स पेएबल, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नॉन करंट एसेट्स का टेबल बना के दिया हो ना, इसका मतलब है उसने आपको सारे लेजर बनाकर दे दिए। नॉन करंट एसेट्स का टेबल दे देना, तो समझो आपका नॉन करंट एसेट वाले सारे मसले जहां जहां पर भी सारे हल हो चुके हैं। ठीक है, अब उसने आपको टेबल बना के दे दिया, हम देख लेते हैं टेबल को। एंड पे लिखता है इंक्लूडेड विद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर 4000 रिलेटिंग टू द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स इंक्लूडेड। इसका मतलब है लॉस ऑन डिस्पोजल भी इस क्वेश्चन के अंदर है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड 52,000। क्वेश्चन सबके सामने है, नहीं है तो बुक्स अपने सामने रखें, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका, अगर ये कोई अक्सर बच्चे कहते हैं
कि सर हमें पता ही नहीं चलता सवाल कहाँ से स्टार्ट करें। उसने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए तो शुरू कर दो, सवाल तो बाद की बात है ना, हमारे पास कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नार्दन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड हाँ जी दिसंबर 2015, रुपीज 10,000। अच्छा अगर वो आपसे कभी कैश फ्लो कंपैरेटिव कह देना तो सिर्फ 7/2014 लिखना है, उसकी वैल्यू ना लिखने बैठ जाना, सिर्फ 2014 का साल 7 लिख देना, बस इतना ही काफी होता है। बाकी आपने बनाना अपने करंट ईयर का ही कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहां से शुरू होती है जी? सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी आए जरा अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढे अपने सवाल में से, कितना है जी? 300। एडजस्टमेंट ये आपके टेस्ट एक चैप्टर का ही है। और वो ना फाइनल था ना, मैंने कहा कि जो पॉसिबल चीजें हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए वो टेस्ट में टेस्ट हो। डेप्रिसिएशन फॉर द जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मैंने आपको एक बात बता दी ना कि अगर आपको ये टेबल गिवन है तो सब कुछ इसके अंदर होता है। तो जो भी डेप्रिसिएशन है नॉन करंट एसेट की जो चीजें टेबल से मिल सकती है वो तो निकाले ना, कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ये डेप्रिसिएशन है और ये लिखा हुआ है आपके पास चार्ज फॉर द, सारे एसेट्स की अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर गिवन है टेबल के अंदर, यहां से ले लेंगे 70। लॉस ऑन डिस्पोजल उसने खुद ही बताया हुआ है, कितना बताया हुआ है? 4 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी था कहीं? इंटरेस्ट एक्सपेंस वापस जाएं 23, हाँ जी 23। बाकी जो चीजें पता हो तो हमें है ना कि कौन कौन सी चीजें यहां पर आनी है, तो बाकी अगर कोई है तो लिख ले, नहीं है तो खत्म। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना? 202 4 202 है 2 सारे ऐड करने 40।
हाँ जी, उसके बाद हम क्या करते होते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद करोगे तो ये चीजें समझ आएंगी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस किस पोर्शन में जाएंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। और वहां पर भी नहीं सब कुछ नहीं ले लेना, फ्री का माल नहीं समझना। जी बताएं किस किस को वहां से लेंगे। ये आपके पास करंट लायबिलिटीज, ये करंट एसेट भी साथ ही है। एक इन्वेंट्री ले लो, एक रिसीवेबल ले लो, बैंक ले ले नहीं, फिर ट्रेड पेबल ले ले, टैक्स पेबल छोड़ दे। ओके की बात। अब इंक्रीज डिक्रीज पहले ऊपर भी देखना, ये लाजमी देखा करें, कभी 14 इधर लिखा होगा, कभी इधर लिखा होगा, ये भी ख्याल करना है। 16 से 19 इन्वेंट्री इंक्रीज 3 से, फिर उसके बाद रिसीवेबल 29 से 38, रिसीवेबल इंक्रीज 9 से, फिर क्रेडिटर 17 से 12, ट्रेड पेबल डिक्रीज कितने से, ये हमारा काम हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ रहा है, 38 इनफ्लो आउटफ्लो। इसके बाद लिखते होते हैं इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड भी इधर ही लिख दे, लिख देते डिविडेंड। जिसका तो ओपनिंग क्लोजिंग है वो तो लेजर के साथ आएगा, या वो वन लाइन वर्किंग भी हमने सीखी है, ओपनिंग प्लस फॉर द ईयर माइनस क्लोजिंग। जिसका तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो लेजर बन के आएगा और वर्किंग करके आएगा, और जिसका नहीं है वो एज इट इज आएगा। टैक्स इंटरेस्ट का बताओ ओपनिंग क्लोजिंग है, नहीं है, तो फिर एज इट इज 23 माइनस कर। टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, टैक्स पेएबल का बिल्कुल है 76, तो 76 प्लस फॉर द ईयर कितना है, कितना 87 माइनस क्लोजिंग 76, और जो फॉर द ईयर है वो ऊपर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नोट भी किया करें, साथ साथ ये भी देखा करेंगे ये वैल्यूज कहां से पता चलती है। कितना आ गया 17 70 70। उसके बाद डिविडेंड पेड है, एंड पे जाकर देखें डिक्लेयर्ड एंड पेड कितना, आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 242 242, ये हमारी एक एक्टिविटी पूरी हो। उसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी हमें उसी टेबल से मिलेगा क्योंकि लेजर उसने खुद बनाकर दिए हुए हैं। यहां से हम एडिशन और डिस्पोजल का कैश देखेंगे, यहां पर थोड़ी सी कॉमन सेंस भी चलानी पड़ेगी, बस अल्लाह खैर करेगा। ये आपको एडिशन आ गया, डिस्पोजल 18, फिर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी गिवन है। अब मुझे बताया डिस्पोजल की बुक वैल्यू बता सकते हो, जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू क्या है। जो एसेट बेचा है इनको देख के जो एसेट बेचा है उसकी बुक वैल्यू बताओ। कॉस्ट उसकी 18,000 है,
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 12,000 है, मैं बुक वैल्यू पूछ रहा हूँ हैं। दिमाग बंद हुआ हुआ है ना, बस आंखें खुली हैं। देखिए एक जो डिस्पोजल है, कॉस्ट के अंदर डिस्पोजल की कॉस्ट मिल जाएगी कॉस्ट लेजर के अंदर, और इस स्केड्यूल के अंदर मिल जाएगी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसको माइनस कर दो। जो एसेट आपने जिसकी बुक वैल्यू 6 है, आपने उसको 4 लॉस पे बेच दिया, तो कितने का बेचा? 6,000 वाला एसेट 4,000 के नुकसान पे बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा? 2,000। या मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर कॉमन सेंस से इस्तेमाल होती है ना, वहां जल्दी सवाल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चीज है, लकीर के फकीर जिसे हम कहते हैं, कि रट्टे लगा लेना, ये चीजें इस लेजर से मिल जानी, वो लेजर बना देना। ये सारा कॉमन सेंस से करना शुरू कर दोगे तो सवाल आपका 15-20 मिनट पहले हो जाएगा। अच्छा, अगर ये चीज आपको ना मिल रही हो ना, तो दो काम कर लेना, या डिस्पोजल का लेजर बना लेना या उसकी जर्नल एंट्री पास कर लेना। मैं आपको जनरल एंट्री का क्या देता हूं, क्या एंट्री होती है इसकी डिस्पोजल की? कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट, और गेन या लॉस हुआ तो इसमें एसओपीएल के नाम। तो ये तो पता है ना, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है ढूंढ ढूंढ के लिखें या फाइंड कर करके लिखें। दो तरह से लिखना है, तो दो ही तरीके हैं, या ढूंढ के लिखो या फाइंड करके लिखो। आपके पास पीपी जो बेचा वो कितने का था? 18 का। उसकी एक्यूमुलेट कितनी थी? 12। उसका लॉस कितना था? 4। बाकी कैश आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इधर ये जो आई कैप लिखता है ना, ये इलिमिनेशन का नाम है। तो ये जो लॉस नहीं है, ये क्या है? बेसिकली इलिमिनेशन है। जब रिवैल्यूएशन लॉस बताया होगा ना, तो वो रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से होगा। ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट है, और जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट बताई होगी ना, वो समझे वो इलिमिनेशन कर रहा है। तो इलिमिनेशन तो कहीं नहीं लिखते हैं। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लिखते हैं परचेज ऑफ पीपी, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने से? 98 से। फिर हम लिखते हैं कैश फ्रॉम डिस्पोजल, कैश फ्रॉम डिस्पोजल। डिस्पोजल से कितना कैश आया? 2। अच्छा, अब और बात बतानी है आपने, कौन कौन सी वाला, इसके अंदर और क्या क्या चीजें आती है, क्या उनका कोई वजूद है क्वेश्चन के अंदर? ये जो जो सोचो और सवाल में देखो, अगर है तो ठीक है, वरना खत्म। है कोई इन्वेस्टमेंट हो क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 96। उसके बाद आ जाते हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भला कौन सा पोर्शन होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सारे लोन और इक्विटी। ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कोई नेट नाम आपको आता है? मतलब कोई कंप्रीहेंसिव कोई एक नाम हो? मोस्टली ये नहीं कि 100% उसमें कवर होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म डेट भी, ये भी अब आना शुरू हुआ है। पहले तो शॉर्ट टर्म डेट को हम वर्किंग कैपिटल में लिखते थे जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है। देखिए, अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग का अकाउंट गिवन हो, अब ये बातें जाग के सुननी है, तो कैपिटल से प्रॉफिट नहीं मिलता फिर। अब अगली बात भी सुनो,
रिटेन अर्निंग का लेजर कब बनाना पड़ेगा या इसकी जरूरत कब पड़ेगी? इसका सिर्फ लेजर बनता है, कब बना करेगा? अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट चाहिए हो या डिविडेंड चाहिए। रिटेन अर्निंग का लेजर कब बनाना है? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट चाहिए या डिविडेंड चाहिए, वरना रिटेन अर्निंग को लिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं। वैसे आपको रिटेन अर्निंग का कॉलम आता है, उस स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर हम बनाते हैं, इसमें टी फॉर्म में बनाते हैं हम, वहां पर कॉलम फॉर्म में बनाया जाता है। आता है रिटेन अर्निंग का लेजर बनाया हुआ है। चलो जी, रिटेन अर्निंग का लेजर यहां पर ना आप अपनी वर्किंग में बना लो, मैं इधर ही बना देता हूं छोटू सा। इसका ब्रॉड ऑन, यहां पर पैट, और यहां पर ओसी है। यहां पर फिर क्या आएगा जनाब? काम कैसे होता है? डिविडेंड। और डिविडेंड भी दो टाइप का होता है, कैश और बोनस। इधर दोनों अकाउंट में सब कुछ अपना आता है जो उसका होता है, लेकिन उसमें से कैश फ्लो में क्या जाएगा? जो सिर्फ कैश होगा। तो बोनस डिविडेंड वाला वो वहां पर नहीं जाएगा क्योंकि वो कैश फ्लो ही नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट साइड पर क्या आ सकता है? जनरल रिजर्व आ सकता है। इसके अलावा रिटेन अर्निंग डेबिट या क्रेडिट कैसे होता है? मोस्टली ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो है, उसी है। हाँ जी, इस सवाल में अगर पेपर में ये सवाल आता है तो आपको या तो पैट यहां से मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर पैट भी है डिविडेंड भी है तो फिर ओके है, फिर रिटेन अर्निंग का कुछ भी नहीं करना। अगर क्वेश्चन के अंदर पैट भी है और डिविडेंड भी। डन होगी बात, आगे चलते हैं। इसका मतलब है आपके पास पहले क्या अमाउंट थी? 232, कितनी हो गई? 323। शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ कमी हुई? तो कितना इजाफा हुआ? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 91। डिविडेंड हम पहले लिख चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन है 320 से 70। लोन पेड है, रेज है कितना? 250। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -159। सी, यहां तक पहले ओके करें तसल्ली से कि अगर आपको, वैसे तो क्योंकि नोट ही कर रहे हैं आप लोग जी। लेजर क्यों नहीं बनाया? लेजर बनाते तब जब उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह आता, तो वो तो उसका तो अपना प्रॉफिट का तो अपना लेजर गिवन रिटेन अर्निंग, तो फिर हम क्यों बनाए? और या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो बना लेते। लेजर उसका बनाना अच्छा लगता है जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसकी नहीं है उसको रहने। डिविडेंड नहीं, डिविडेंड जरूरी नहीं होता, प्रॉफिट तो चाहिए होता है, डिविडेंड जरूरी। हाँ जी, एंड पे क्या करते हैं फिर? नेट करो, इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करो जरा सबको, प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कितना? 13। नेगेटिव पॉजिटिव? एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं है यहां पर। 32 क्लोजिंग कैश एंड कैश, कितना? और ये किसके साथ मैच होना चाहिए? जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ तो कैश फ्लो दिखी हुआ 9। इसका मतलब है कि ये सवाल आपका फिर ठीक है।
जब आपको प्रॉफिट चाहिए या डिविडेंड चाहिए, इस सवाल के अंदर दोनों ही गिवन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये थोड़ा अच्छा है, इसको बाद में करते, मतलब थोड़ा सा इसमें चीजें ज्यादा है। मैं कहता हूँ कि चीजें इतने, अब फिलहाल शुरू ना, अब छोटे हो आप। क्या हुआ? तो अभी टाइम तो टेस्ट का 6 मिनट रह गए। सॉरी, हाँ 2 तरीके होते हैं ना, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर देते हैं या फाइनेंस से। तो हमने ऑपरेटिंग में कर दिया। किसको? प्रोविजन या इग्नोर कर देते होते हैं या ऐड कर देते हैं। तो फिर बढ़ रही है तो ऐड, कम हो रही है तो माइनस। ड्राइंग्स किधर से माइनस करनी होती है? तो कैपिटल की लेजर में लिखना माइनस कर। अच्छा एक क्वेश्चन देखें जरा। अच्छा आपने क्वेश्चन, हमने 16 किया है ना, आपने 17 को छोड़ देना है, फिर 18 19 कर लेना है। अच्छा इस सवाल पे आए, ये छोटा सा सवाल पास पेपर का सवाल है। ये नहीं, ये पास पेपर का सवाल है, ये डिस्कस करने वाला है, होमवर्क वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19। हाँ? नहीं ये सवाल एक 21 एग्जांपल करते हैं इतने। अच्छा ये ना कल वो बाद में बताता हूँ, टाइम आप लोगों का कल का, और कल से बल्कि। अच्छा सवाल में लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ब्रीफली आंसर द क्यूरी रेज्ड बाय फराज। फराज की क्यूरीज का जवाब देना है। उसने आपसे सवाल कौन से पूछे वो पहले देख। कहते यू आर द वर्किंग फाइनेंस मैनेजर इन बीपीएल। फराज हैज रिसेंटली ज्वाइंड बीपीएल एज एन इंटर्नी फॉर 3 months। अच्छा आई कैप की ना ये आदत हो गई है, इस तरह का सवाल वो न्यूमेरिकल्स चैप्टर्स में से भी दे रहे हैं। अब कैश फ्लो का तो न्यूमेरिकल चैप्टर है। अब देखिए उसने IAS 16 से भी ऐसे सवाल दिए, उसने यानी कैश फ्लो से भी ऐसे दिए, IAS 23 से भी ऐसे दिए, और IAS 23 से भी, IAS 23 अभी आपने देखा नहीं, बहुत सारे सवाल वो अंग्रेजी में पूछ लेता है, वो होते आसान है। ये सवाल 8 नंबर का पेपर में आया हुआ है, और मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में वो कुछ ज्यादा नहीं, उसने भी कहा ब्रीफली, कहानियां नहीं सुनानी। 1.5 से 2 लाइनों में जवाब आपका हो जाए, 3 लाइनों में हो जाए मैक्सिमम जवाब, इस तरह से कंप्रीहेंसिव टाइप देना। कहता है कि एक बंदा 3 महीनों की इंटर्नशिप के लिए आया। You have asked him to develop an understanding of the statement of cash flow। आपने उसको कहा कि थोड़ी सी ना कैश फ्लो स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग दे। आफ्टर गोइंग थ्रू फ्यू स्टेटमेंट, उसने कुछ स्टेटमेंट पढ़ी, मतलब आपने 4-5 स्टेटमेंट दी कैश फ्लो की कि इसको पढ़ो और समझो, तो उसने पढ़ ली।
he raised the following queries. पहली कहता है depreciation is not cash flow but was still appearing an addition in the statement of cash flow. आप उसे क्या जवाब दोगे? हाँ जी, और ये अंग्रेजी में लिखना, उर्दू में लिखने की इजाजत, तो आपने उसको ये जवाब देना है, कैश फ्लो अंडर इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टार्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स and depreciation is already deducted from that profit because it is a non-cash item, so it will be reversed या added back. चलो जवाब हो गया, फराज satisfied. अब in statement of cash flow of a competitor कहते हैं नाल वाले जो कैश फ्लो है, interest paid was shown and financing activity but BPL showed in operating activity. आपने कह दिया IAS 7 allow interest paid appear या present in the either in financing activity. चलो तीसरा, अच्छा तीसरा का जवाब ना बहुत कम लोगों को पता है, इनडायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में तो सबको पता होता है, और ये आपको पता होता है या नहीं होता ये देखते हैं. कहते हैं बीपीएल परचेज इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर, कहते हैं पूरा साल वो इन्वेंट्री खरीदता रहा है, बट टोटल परचेज ऑफ इन्वेंट्री वर नॉट शोन इन द स्टेटमेंट. कहीं मैंने देखा नहीं कि परचेज लिखा हो और आगे आउटफ्लो लिखा हो. कहते हैं हाउएवर ओनली डिक्रीज इन इन्वेंट्री वाज एडेड, कहते हैं सिर्फ इन्वेंट्री का डिफरेंस मुझे नजर आया. तो इसको क्या जवाब दोगे? बताना है ना क्यों ऐसा है. क्रेडिट परचेजेस. अब सुने, इसका जवाब ये है कि जनाब हमने अपना जो स्टार्ट किया ना कैश फ्लो, वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया, तो उसमें परचेज माइनस हुई है पहले. जब आपने नेट प्रॉफिट फाइंड किया होगा सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर परचेजेस होती नहीं है. अब प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है वो जो परचेजेस हैं, वो जो जितनी पहले माइनस कर चुके हैं, हो सकता है उसमें वो कुछ कैश वाली हूं, कुछ नॉन कैश वाली हूं, कुछ बिकी हूं और कुछ ना बिकी हूं. हम फिर करते क्या है, अकाउंट पेएबल और इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है वो अलग से एडजस्ट कर देते हैं, वो उसको बैलेंस कर देती है. अब ये बात आपको सही तरह समझ नहीं लगनी क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं. मैं आपको समझाता हूं तो शायद चले ये, क्योंकि ये जो है ना परचेज वाला, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि इसमें दो लेजर बनते हैं, एक ट्रेड पेएबल का और एक इन्वेंट्री का. रिसीवेबल में एक लेजर बनता है, मैं वो सिखा देता हूं आपको. हम कहते हैं कि सपोज दैट आपने सेल्स की इस साल 200 रुपए की, पता है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये पूरा 200 होगा, प्लस हुआ होगा या माइनस? प्लस हुआ है, नेट प्रॉफिट में है ना ये. अब हम सोचते हैं हो सकता है ये नॉन कैश हो, क्रेडिट वाली, लेकिन उसने कितना ऐड किया हुआ है? पूरा 200. फिर हम क्या करते हैं, डेटर्स के बैलेंस देखते हैं. जाग रहे हो ना सारे, या मैं ही बस बोली जा रहा हूं? चले ठीक है. अकाउंट रिसीवेबल का ब्रॉड ऑन मैं कहता हूं 50 है, और कैरीड ऑन मैं कहता हूं जनाब 60 है. हम इसका क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसका डिफरेंस लेते हैं. बताओ 10 माइनस करोगे या प्लस? 50 से 60 हुआ, हम इंक्रीज है ना तो माइनस करेंगे. हमने जो कैश फ्लो में एक्चुअल में किया ना, हमने 200 का इनफ्लो लिखा हुआ है कैश फ्लो के अंदर और 10 का आउटफ्लो लिखा हुआ है. अगर मैं नेट बताऊं तो आपने नेट कैश फ्लो कितना लिखा हुआ है? 190 का. ये जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ये ऐसा होता है, ये इनडायरेक्टली है. सेल्स के अंदर 200 होगा और डेटर का डिफरेंस आप लिखते हो. अब मैं कहता हूं कि डायरेक्टली चलो देखते हैं क्या वाकई इतना है भी सही या ऐसे ही है. हम अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाते हैं. जरा अकाउंट रिसीवेबल में ब्रॉड ऑन इधर आता है, कैरिड ऑन इधर आता है, सेल्स इधर आती है, और कैश फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि कैश से लेते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? कैश टू डेटर. और सेल की एंट्री क्या पास करते हैं? डेटर टू सेल.
अब बताएं जनाब, इधर कितना है 50, इधर 200, इधर 60, 250, 250, 190, डेटर से कितना कैश आया, और हम भी कैश फ्लो में 190 लिखे हुआ है, 200 सेल के नाम से लिखा हुआ है और 10 रुपए का डिफरेंस हमने लिखा। तो हम क्या करें इनडायरेक्टली, और ये क्या चीज है, ये तो डायरेक्ट, जब डायरेक्ट मेथड करेंगे ना हम, ये इसी तरह से कैश निकाला करें। और अगर आप कहते हो चलो फिर जब हम प्लस करते हैं फिर कैसे होगा, आप प्लस करके भी देख ले, यहां पर हम कर देते हैं 40, अगर इधर 40 है तो यहां पर क्या होगा फिर, इसका मतलब है फिर ये नहीं होगा 200, अब यहां पर जब लेजर बनाओगे 50 करोगे, 200 करोगे, यहां पर आएगा 250, लेकिन यहां पर कैश डाउन कितना आएगा फिर 40, 250, 210, वही बनता है। तो जितने भी आप लोग ये इंक्रीज डिक्रीज लिख रहे होते हो ना, जो बाकी अमाउंट इग्नोर कर रहे हो, जैसे आप परचेज इग्नोर कर रहे हो, आप सेल्स इग्नोर कर रहे हो, आप बाकी एक्सपेंस इग्नोर कर रहे हो, वो ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर एज अ कैश फ्लो है। हाँ, उस कैश फ्लो के अंदर जो चीजें उधार वाली हैं या नॉन कैश हैं, वो एडजस्टमेंट कैसे हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक होगी बात। अब आप बता सकते हो कि भाई आपने क्या करना है कि प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, नेट प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, यानी कैश फ्लो स्टार्ट हुआ है नेट प्रॉफिट से, उसमें से परचेज माइनस हो चुकी है कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से, हमने सिर्फ उसकी एडजस्टमेंट करनी है जो कुछ अगर इंपैक्ट नॉन कैश रहता है। ठीक होगी बात। तीसरा, और ये फ्री के नंबर होते हैं इस तरह के। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो अंग्रेजी लिख कर आते हैं ना, हम बिल्कुल ठीक लिख कर आते हैं, तो पता नहीं उसे क्या मतलब, वो कहता है नहीं ये इसका मतलब कुछ और है, तो इसलिए भी वो गलत कर देता है। और हमारी अंग्रेजी का मतलब भी और ही होता है। और जैसे ना वो हम सोचते हैं, अच्छा ऐसे एग्जांपल के तौर पर कि गोलियां चल रही हैं, तो लोग ये क्या देते हैं जी, बुलेट्स आर वॉकिंग, इस तरह से वो हमारी इंग्लिश जो सोचते हैं ना, फिर जो अंग्रेजी हमें समझ आ रही होती है वो क्या भी है ना, वो एडजस्ट करके ना लिख देते हैं, तो फिर हाँ मैसेज लैंग्वेज लॉ कर देना, ये ना एमफिल के तरह लॉ है, ये मैसेज इस तरह से नहीं। मैंने एक असाइनमेंट देखी एमफिल के अंदर, तो उन्होंने बहुत सारी जगह पर इस तरह की वर्डिंग और लैंग्वेज लिखी होगी, जैसे हम अक्सर लिख देते हैं एवरेज को ऐसे, तो ऐसा उन्होंने लिखा हुआ था, वैसे इतना तो हमें भी अलाउ है। तो वहां पर मैंने अक्सर टू की जगह ना, वो जहां पर लिखते हैं वो ये वाला टू भी इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी के अंदर, जहां पर टी और टू लिखना होता तो ये भी लिख देते हो। हाँ चलिए, अच्छा आखिरी पार्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ एग्री क्यों नहीं करता, इसका क्या जवाब होगा। कहता है कैश और बैंक का बैलेंस जो फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ एग्री क्यों नहीं करता। वहां पर होता है कैश एंड बैंक, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर होता है कैश एंड कैश इक्वल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टाइप की चीजें आ सकती हैं। तो कैश एंड बैंक एक और चीज है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और चीज है। तो ये इसके जवाब थे, और 8 नंबर का ये सवाल था। चलिए कल आप ये क्वेश्चन करके आना है, कौन कौन से बोला, 18 और 19। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में फिर मैं एक दफा